ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर आज भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा करते हुए नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाकर प्रश्नकाल में सदस्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता TR बालू का नाम लेकर कहा कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न उठाने देना होगा ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आप लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाया और इसके बाद उन्होंने नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने मुद्दे सदन के पटल पर ये कहते हुए रखने को कहा कि उन्हें पढ़ा हुआ समझा जाएगा। इस बीच कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने को लेकर विधेयक लंबित पड़ा है और इस विधेयक को पारित कराया जाना आवश्यक है। उनका कहना था कि विपक्षी सदस्यों के इस विधेयक के पारित कराने में सहयोग नहीं देने का मतलब है कि वो इस विधेयक के विरोधी हैं। ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सदस्यों को इस पर चर्चा में शामिल होना चाहिए। उनकी अपील का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे, जिसके कारण उन्हें सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना का उद्देश्य संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक और लागत में कमी के लिए साझी अवसंरचना और परीक्षण सुविधाओं का विनिर्माण करना है, जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता हो सके। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को जो मंजूरी प्रदान की थी, इन पार्कों की कुल परियोजना लागत 871 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, मध्य प्रदेश के उज्जैन और तमिलनाडु के कांजीपुरम जिलों में पार्क विकास उन्नत चरण में है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, न्याय संगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करना है। NHM में इसके 2 उप मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM शामिल हैं। उन्होंने कहा कि NHM के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वे कार्य आधारित प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। आशा कर्मी को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 3,500 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक अन्य लिखित जवाब में कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAYE भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। ABPMJAY के अंतर्गत नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज HBP के अनुसार ये योजना पात्र लाभार्थियों को सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, हृदय रोग, ऑन्कोलॉजी सहित
27 चिकित्सीय विशेषज्ञताओं में 1961 प्रतिक्रियाओं संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राज्यों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेज को और अधिक अनुकूल करने की सुविधा प्रदान की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि 20 जनवरी से 22 जुलाई 2025 के बीच अमेरिकी सरकार द्वारा कुल 1,703 भारतीय नागरिकों को भारत निर्वासित किया गया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने निर्वासन कार्यों के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क किया है। मंत्रालय ने निर्वासितों के साथ व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर बेड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताओं को दृढ़ता से दर्ज कराया। पगड़ी के उपयोग और खानपान संबंधी प्राथमिकताओं सहित धार्मिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित चिंताओं को भी अमेरिकी पक्ष के साथ औपचारिक रूप से उठाया गया है। 5 फरवरी 2025 के बाद से इस मंत्रालय को किसी भी उड़ान में निर्वासितों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि छात्र वीजा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं ने भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीजा प्रक्रिया की क्षमता को और कम कर दिया है। तथापि छात्र वीजा के लिए अपॉइंटमेंट अब खुले हैं। अमेरिकी दूतावास नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले इन अपॉइंटमेंटों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अगस्त के अंत तक सीमित संख्या में अतिरिक्त छात्र वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित गतिशीलता ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, जिससे छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते सुगम हो सकें और अल्पकालिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक अन्य लिखित जवाब में कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने संघर्ष क्षेत्रों में 9,779 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इन निकासी अभियानों के दौरान सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए निःशुल्क विशेष निकासी उड़ानों की व्यवस्था करके सुरक्षित आश्रय, भोजन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार युद्ध क्षेत्रों में पनप रही प्रतिकूल परिस्थितियों पर कड़ी नजर रखती है। सरकार युद्ध क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ लगातार संपर्क में रहती है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव, वाचक निखिल कुमार। राज्यसभा की कार्यवाही आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12:03 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में हंगामे की वजह से आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 30 नोटिस मिले हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित कई मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। हरिवंश के अनुसार कांग्रेस के नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, राजीव शुक्ला, रेणुका चौधरी, रंजीत रंजन, द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले और सुष्मिता देव ने SIR की वजह से उत्पन्न चिंताओं पर चर्चा की मांग की। उपसभापति ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की मौसम बी नूर, रीता प्रता बनर्जी और सागरिका घोष तथा समीरुल इस्लाम ने अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने बताया कि बीजेपी के निरंजन बिशी, देबाशीष सामंतराय, सुलता देव, सस्मित पात्रा, मानस रंजन मंगराज, सुभाशीष खुंटिया, मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ते अपराध के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हरिवंश के अनुसार कांग्रेस की JB माथेर हीशम तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AA रहीम ने छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई को हुई 2 ननों की कथित अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जबकि समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क और जुर्माना लगाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।
उन्होंने बताया कि माकपा के डॉक्टर वी शिवदासन ने आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामूहिक छटनी किए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हरिवंश ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा को अपनी बात रखने की अनुमति दी। झा ने एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहा, जिस पर उपसभापति ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और सदस्य जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उपसभापति ने कहा कि यह मुद्दा चूंकि अदालत में विचाराधीन है और सदन के नियम से पूरी तरह से स्पष्ट है, चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपसभापति ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए शून्यकाल के तहत नियत मुद्दा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का नाम पुकारा। मित्तल ने हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन शोरगुल में उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से वापस अपने स्थानों पर जाने की अपील की और कहा कि शून्यकाल महत्वपूर्ण है, जिसमें सदस्य आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11:10 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने पुनः अपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल के लिए कांग्रेस की विवेक तनखा का नाम पुकारा। तनखा का प्रश्न डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एसआईआर पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। पीठासीन अध्यक्ष ने उनसे कहा कि वो मूल प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न ही पूछें। उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से जवाब देने को कहा। तनखा ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है। तिवारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:03 पर बैठक को सोमवार 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। कार्यसूची के अनुसार सदन में निजी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के अलावा आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने तक जारी रखने के वैधानिक संकल्प और समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा होनी थी। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी और आज सदन की कार्यवाही का 10वां दिन था। सदन में इस दौरान एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से एक बार भी शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो पाया है और न ही कोई कामकाज सामान्य तरीके से हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि नई वंदे भारत तथा अमृत भारत रेलगाड़ियों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उन्होंने राज्यसभा को दिए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के पहले और अंतिम डिब्बों में व्हील चेयर की सुविधा, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय जैसे प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के पहले और अंतिम डिब्बों में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए मॉड्यूलर रैंप की व्यवस्था की गई है। वैष्णव ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए लगभग सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अलग से कोच आरक्षित किए गए हैं। श्री वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की मसौदा नियमावली पर प्रौद्योगिकी, वित्त, एमएसएमई, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज जैसे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से कुल 6,915 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मनरेगा के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक मजदूरी भुगतान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 39,595 करोड़ रुपए जारी किए हैं। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पुर्जों का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विनिर्माण पर केंद्रित इस पहल से आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को सशक्त रूप से समर्थन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को सहायता दी जाती है ताकि वाहन की खरीद कीमत में तत्काल कमी लाई जा सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।